जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 होने वाला है और इसमें 50 क्वेश्चन इसमें है और आगे आने वाला वीडियो में 50 रहेंगे। टोटल 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेगा और अगर आप 50 में 30 ला पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका 80% जो है जीके जीएस कंप्लीट है। और यदि 50 में आप 40 ला पा रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। तो हमारे पूरी क्लास को देखिए और आप देखिए कि कितना नंबर ला पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 53 टॉप 100 क्वेश्चन होगा। इसमें आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड होगा और आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन जो है यहाँ से लड़ेंगे। तो हमारी क्लास से जुड़े रहें और अंत तक बने रहें। आपको हमारी क्लास समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में आपका रेलवे से संबंधित रेलवे जीके जीएस का 15 क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? जो प्रेस सेंसर एक्ट लाया था, कौन लाया था? तो 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। तो इसके आंसर से जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेस सेंसर जो अधिनियम है वह 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत में पहला प्रिंटिंग सेवा जो है वह गोवा में शुरू हुआ था। कब? तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वह कौन था? तो वह था मेगास्थनीज। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेगास्थनी जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम का यूनानी राजदूत था। किसका था? तो मेगास्थनी जो है वह सेल्यूकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था और मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान वह भारत आया था। और इसकी पुस्तक है इंडिका। क्या सब कम पुस्तक है? तो इसका पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है? तो मौर्य काल का जो भारत विवरण है इसमें लिखा गया दिखाया गया है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ज्वालामुखी पेले को जो है सो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। चलिए इसका कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं कि भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। पहला कौन है? तो बेरन ज्वालामुखी। यह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में है। और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। तो बेरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो मध्य अंडमान में है और नारकोंडम ज्वालामुखी जो है सो उत्तर अंडमान में है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण है वह किसे कहा जाता है? तो वह राइबोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम।
सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा जो है वह एटीपी में कब बदलता है, कहाँ बदलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। कहाँ बदलता है, तो सौर ऊर्जा जो है वह एटीपी में बदलता है, क्लोरोप्लास्ट में। अन्य फैक्ट देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भोजन में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी नामक ऊर्जा का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया को साइट्रिक एसिड चक्र या क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली खाई जाती है, तो जो गर्भ निरोधक दवाई है उसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो उसमें जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हार्मोन और ग्रंथि से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी क्या कहते हैं, तो ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि को। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वह गुर्दों के ऊपर होता है और यह ग्रंथि हार्मोन स्रावित करता है और जिसमें हृदय की सांस की गति, रक्तदाब और कार्बोहाइड्रेट का उपपज को नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत डरा या बहुत खुश होता है तब यह हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह कौन सा ग्रंथि था, तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। हार्मोन और एंजाइम का स्रावित करने वाले अंग को क्या कहते हैं, वह कौन सा अंग है जो हार्मोन और एंजाइम को स्रावित करता है, तो वह है ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8, अश्रु यानी कि पेलेटियर्स की उत्पत्ति कब होता है, तो जो पेलेटियर है यह ज्वालामुखी से संबंधित शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है सो पेलेटियर का उत्पादन होता है। ज्वालामुखी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वह है ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है बेरन द्वीप। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी। कृत्रिम कायिक संवर्धन की प्रमुख विधियां क्या है, तो जो कृत्रिम कायिक संवर्धन है इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वह कटन भी है, कलम भी है और प्रतिकरण भी है। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 1778 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, तो जो 1778 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसको जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन जो है ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एन और पी प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में आते हैं तो पी एन संधि बनता है। कौन संधि बनता है, तो पी और एन संधि बनता है। तो वो जब पी एन संधि बनता है तो वह किस रूप में काम करता है, तो वह जो है एक एम्प्लीफिकेशन के रूप में काम करता है, यानी प्रवर्धक के रूप में काम करता है। ऑप्शन जो है सी नंबर है वह करेक्ट हो जाएगा। शुष्क शिल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है वो क्या रहता है, तो जो शुष्क शिल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है वह रहता है रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है, तो जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है वह होता है संविधान। तो आंसर जो है सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थल में मृग मरीचिका की घटना को क्या कहा जाता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है उसका दो नियम है। पहला है कि जो अपवर्तन कोण है वह 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। दूसरा है कि प्रकाश की किरण जो है वह सरल माध्यम से जो है विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए।
तो पहला नियम है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। दूसरा है कि जो प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। जल की उत्पन्न बुलबुले में होने वाली जो चमक है उसकी जो प्रक्रिया किस कारण से होता है, तो जल के बुलबुले में जो चमक होता है वह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसके पाए जाते हैं, तो जो सबसे लंबा गुणसूत्र है वह ट्राइलियम का पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो किसी एक वस्तु को जो कि अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है रडार में, तो रडार में जो है वह रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, रेडियो तरंग। रडार का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है निषेचन। ऑप्शन ए नंबर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो मेंडल के नियम का अपवाद है, तो मेंडल के नियम का अपवाद वह कौन सी प्रक्रिया है, तो लिंकेज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया वह था 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज जो है वह रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व में लड़ा था। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगी की सीमा से मिला हुआ था और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई। प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है, तो क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है, तो जो ध्वनि का प्रबलता है वह उसके आयाम से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, उसका आयाम से संबंधित है ध्वनि की प्रबलता। MRI मशीन इनमें से किसका प्रयोग करता है, तो जो MRI मशीन होता है वह चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। MRI का होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यह जो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म फोटो करने के लिए होता है, इसमें मस्तिष्क के फोटो किए जाते हैं MRI से। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग पूरे शरीर का इसमें MRI किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस और 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस। किस नदी का उद्गम स्रोत जो है वो भारत में नहीं है, वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो वह नदी है सतलज। जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, इसका उद्गम जो है तिब्बत में है। दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो दृढ़ता गुणांक है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो समय मापक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है। तो होरोलॉजी क्या है,
तो होरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड इट्स आर्ट्स ऑफ मेजरमेंट इट। तो होरोलॉजी जो है वह समय के मापन का अध्ययन करने के वाला एक विज्ञान है। सभी क्वेश्चन जो है वह किसी भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है और यह सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन हैं। हमारे क्लास में अंत तक बने हुए हैं, जिसमें आपको रेलवे के प्रीवियस 10 क्वेश्चन को कराऊंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। एक घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो एक घूमते हुए चक्के की जो घूर्णन प्रति सेकंड मापी जाती है वह होता है स्टॉपोस्कोप। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह खरगोश की एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1667 से 69 के बीच हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ? तो इसमें जो है हैदर अली जो है वह विजय हुए था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो चारों युद्ध को देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1667 से 69 के बीच, इसमें मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 के बीच, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ और यह लॉर्ड डलहौजी इसमें था। भारत का वायसराय नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड डलहौजी 1799 ईस्वी में, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? अब जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है वह CACP के द्वारा किया जाता है, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। इसका स्थापना जो है वह जनवरी 1965 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया था। और यह जो है एक सहकारी निकाय है जिसमें सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अधिदिष्ट फसलों में 14 जो है वह खरीफ फसल आता है, 6 जो है रबी फसल आता है और 2 जो है अन्य व्यापारी फसल आता है। कुल मिलाकर 14, 24 और 2 22 फसल का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किस अंग में बनते हैं? तो आप जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है। तो चलिए RBC को जानते हैं विस्तार से। तो RBC यानी कि अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है RBC। और अस्थि मज्जा जो है वह हड्डी के अंदर एक स्पंजी ऊतक होता है। RBC अस्थि मज्जा क्या होता है? तो हड्डी के अंदर एक स्पंजी ऊतक होता है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो विनाश है वह कहाँ होता है? यकृत और पलिया में होता है। RBC का जो विनाश है, नष्ट जो है वह यकृत और पलिया में होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता था? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ होता है जो क्या करता है? तो वह करता है कि प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो एंटीजन क्या करता है? तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एंटीजन एक अणु होता है जो उसके शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। और एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है
जो एंटीजन से जुड़ता है। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली जो कि रोग जनकों की पहचान करने, उसको पहचानने और उसे नष्ट करने में मदद करता है। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक अणु है जो कि एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि एंटीबॉडी क्या है? तो एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? तो एक प्रोटीन है जो एंटीजन से जुड़ता है और दोनों ही प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो जो LIC है इसका जो स्थापना है 1956 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा इसके अनुसार से। निफ्टी किससे संबंधित है? तो जो निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो निफ्टी जो है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं विस्तार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। 21 अप्रैल 1996 को शुरू किया गया था। कौन? तो निफ्टी। और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर सूचकांक है जो शीर्ष 50 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। तो निफ्टी क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर बाजार सूचकांक है जो 50 कंपनियों का प्रदर्शन का नजर रखता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है और यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो NSE। निम्नलिखित में से कौन सा दशक जो है भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन दशक कहलाने के योग्य है? तो जो रोजगार विहीन दशक है वह 1991 से 2000 के बीच का जो कार्यकाल है वह जो है रोजगार विहीन दशक है। तो ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र विकास परिषद यानी कि NDC का गठन कब किया गया था? तो जो राष्ट्र विकास परिषद है इसका स्थापना जो है वह 6 अगस्त 1952 को किया गया था और यह योजना आयोग का अनुमोदन करने वाला एक परिषद था। योजना आयोग का अनुमोदन जो है कौन करता था? तो योजना आयोग का जो अंतिम रूप से अनुमोदन है वह राष्ट्र विकास परिषद करता था, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। तो राष्ट्र विकास परिषद भारत में विकास के मामलों का निर्णय लेने और उन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय था। या कौन सा निकाय था? तो एक कार्यकारी निकाय था जिसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। तो राष्ट्र विकास परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो इसके स्थापना और इसका स्थापना जो है वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर बल देता है? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी समृद्धि को बल देता है। तो 10वीं योजना जो है वह 2002 से 2007 के बीच चला था और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला, इसका उद्देश्य था तीव्रतर और समावेशी विकास और बहुमुखी लक्ष्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। नीति आयोग, जिसका पूर्ण नाम योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन हुआ और नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है इसका प्रकाशन UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद करता है। कौन करता है? तो UNDP। तो ऑप्शन जो है डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक को संयुक्त मानव विकास सूचकांक को HDI को
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की UNDP द्वारा जारी किया जाता है। कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्रमुख आयामों को मापता है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य, जीवन स्तर और जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है। 3 चीज़ ध्यान में रखता है, कौन? तो स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर और जीवन स्तर। इसी 3 मापदंडों के आधार पर मानव विकास सूचकांक जो है वह तैयार किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वह पहला रिपोर्ट जो है पहला साल 1990 ईस्वी में आया था, और मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिसका नाम है महबूब उल हक ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था 1990 ईस्वी में। हम लोग का 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमें लगे कि मेरा वीडियो सबको अच्छा लग रहा है और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जो है वह चीन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर वह करेक्ट हो जाएगा। तो गेहूं उत्पादन में जो है चीन जो है वह पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में अमेरिका जो है वह पहले स्थान पर है। जौ उत्पादन में रूस जो है वह पहले स्थान पर है। अदरक उत्पादन में अपना इंडिया जो है वह पहले स्थान पर है। और गन्ने का उत्पादन में ब्राज़ील जो है वह पहले स्थान पर है। कौन सा जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होता है? तो बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए उपयोगी होता है कौन? तो मधुमक्खी। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव वैधानिक दर्जा दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है सो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद को जो है वह वैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए 1909 ईस्वी के अधिनियम को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम 1909 को भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के तहत भारत में चुनावी प्रक्रिया को जो है पहली बार मान्यता मिली। किस अधिनियम के तहत चुनाव प्रक्रिया में पहली बार मान्यता मिली? तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है वह भारत में चुनाव प्रणाली में पहली बार मान्यता मिली। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बनाया और मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना किया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया का जो सबसे लंबी नदी है वह है यांगटी सिक्यांग नदी, जो कि चीन में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होकर गुजरती है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है गंगा नदी। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को जो है वह 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं अन्य फैक्ट कि पृथ्वी को जो है वह 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पृथ्वी के घूमने की वजह से अलग अलग जगह पर जो है वह अलग अलग समय होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। इसे ही भारतीय मानक समय IST कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम GMT के वैश्विक संदर्भ में माना जाता है कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो सबसे बड़ा चित्रकार था पक्षी का, वह कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था वह था मंसूर। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और मनुष्य का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वह था अबुल हसन। तो जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में
कौन कौन था? तो फारूक बेग था, दौलत था, मनोहर था, बिशन दास था, मंसूर था और अबुल हसन। तो फारूक बेग जो है वह बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। और जहांगीर जो चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था। कौन? तो जहांगीर। और जहांगीर के समय को ही चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके समय को? तो जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें जो पक्षी का सबसे बड़ा, सबसे महान जो चित्रकार था वह था मंसूर, और आदमी का किसी भी चित्र का बनाने में अबुल हसन। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री से गुजरता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहाँ से गुजरता है? तो प्रशांत महासागर से। और यह एक सीमांकन रेखा भी है। यह रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कितना पर? तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह रेखा पूर्वी रूस, अलास्का के इलेउटिन द्वीपों में टेढ़ी मेढ़ी चलता है। रेखा अक्सर सीधी होती है, लेकिन यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह रूस और अलास्का के कौन सा द्वीप है? तो इलेउटिन द्वीप में जो है वह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब आप पश्चिम की ओर तिथि रेखा को पार करते हैं, किधर? तो पश्चिम की ओर तिथि रेखा को पार करते हैं तो आपको एक दिन का लाभ होता है। कितने दिन का लाभ होता है? एक दिन का। और यदि आप पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करते हैं तो आपको एक दिन का नुकसान होगा। इसमें से कौन जो है वह गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक है वह कौन है? तो गजनी राजवंश का संस्थापक है सुबुक्तगीन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक है वह सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन ने एक तुर्क कमांडर था जिसने 977 ईस्वी में गजनी राजवंश का स्थापना किया था। कब किया था? तो 977 ईस्वी में गजनी में जो है गजनी राजवंश का स्थापना किया था। वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी जो है फरमान जारी कराने में सफल रहा। इसके पहले कोई भी जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। लेकिन वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी है जो जहांगीर से जो शाही फरमान जो है वह जारी करवा दिया था? तो अंग्रेजों से शाही फरमान कौन जारी करवाया था? तो सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो सर टॉमस रो जो है वह जो है अंग्रेज अधिकारी था जिसने जहांगीर से शाही फरमान जारी करवाया था। भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था सिंध पर। उसमें सिंध का राजा जो है वहाँ का दाहिर था। चलिए जानते हैं विस्तार से कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम था। उन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो उमैयद वंश का यह सेनापति था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वह 636 ईस्वी में बम्बई के पास थाने में होता है, जो कि यह असफल रहा। दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ और यह भी असफल रहा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो कि किसने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए? तो इराक का जो हाकिम था हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने? तो हाकिम अल हजाज ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए। और ये इसमें जो है सिंध की
पर जो है विजय हो जाता है किसका, तो अरब का। और फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबी की सिंध पर विजय की जानकारी मिलता है, तो अरबों की सिंध विषय की जानकारी किसमें मिलता है, तो यह मिलता है फारसी ग्रंथ चचनामा में। चलिए ये आज का क्लास जो यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने मानसून की खोज किया था। जो मानसून शब्द है इसका खोज किसने किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब देखते हैं 10 MCQ रेलवे का 10 MCQ देख लेते हैं। भारत रेलवे बोर्ड का स्थापना वर्ष कब था, तो भारत रेलवे बोर्ड का स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुआ। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाला रेल मंत्री कौन था, तो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम रेल मंत्री था जॉन मथाई। भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन कौन क्या नाम था, तो जो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो जो भारत में पहली बार रेल है वो बम्बई से थाने के बीच चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वह है मुगलसराय रेलवे स्टेशन। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो जो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी है वह 1825 ईस्वी में चला था। भारत रेलवे की वर्तमान में कितने जोन हैं, तो भारत रेलवे में वर्तमान में अभी 18 जोन हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भारत का जो सबसे प्रथम रेलवे स्टेशन है वह है छत्रपति शिवाजी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो जो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वह 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको GK GS और प्रैक्टिस सेट जो कि सभी स्टैटिक GK GS की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स जो कि अभी दिसंबर और जनवरी महीने का अपडेट हुआ है हाल ही में, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। इसमें RRB ग्रुप D NTPC FCI और RPF जैसे सभी RRB एग्जामों का क्लास चालू होता है। अब हमारे लाइव क्लास देख सकते हैं सुबह 6 बजे। इसमें PYQ सीरीज होता है सुबह 6 बजे। उसके बाद दोपहर 11 बजे जो है वो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है GK GS का। और तीसरा क्लास जो है 3 बजे वह SSC किसी भी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव स्टैटिक GK GS क्लास होता है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल UIOG के क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।